बच्चों, वेलकम टू योर ऑनलाइन मेडिकल कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस के अंदर जैसे हमेशा ही वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं जिसमें कंफ्यूज होते हो। वो सारे पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली आप लोग उनको इग्नोर कर देते हो। और जब एग्जाम आता है तब आप फील करते हो ओह ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था जो हमने छोड़ दिया था। फाइन, तो वो सारे पॉइंट्स जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स जो आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स हम अपने क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो आपको भी अगर कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो इस लास्ट तक देखना, तो श्योर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज, अब हमारे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की तरफ। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी तक बताना जरा हमने कौन कौन से फंक्शन किए हैं। कंजम्पशन फंक्शन किया था, उसकी इक्वेशन बनाई थी। सेविंग फंक्शन किया था, उसकी इक्वेशन बनाई थी। अब हम इन्वेस्टमेंट के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट का इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपको डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की होती है और उनका मीनिंग क्या होगा, राइट। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर इसका आएगा वो पूरा इन्वेस्टमेंट पे ही बेस्ड होगा। वहां इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन का रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बहुत बेसिक सा है इन्वेस्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट की कुछ बेसिक थ्योरी आपको यहाँ पे बताई जाएगी, राइट। तो आप मुझे बता दो पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ सेविंग्स इन जनरल लैंग्वेज के अंदर पूछो। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या सिर्फ वही है इन्वेस्टमेंट होती है? तो दैट इज एन एग्जांपल ओनली कि बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट। उसको तो हम सिंपली कैपिटल बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ और भी हो सकती है, जनरल इन्वेस्टमेंट। सपोज मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो क्या मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता? किसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, ओके फाइन, दैट इज अगेन एन एग्जांपल। हाँ जी, शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, अगेन एग्जांपल है। मैंने डेफिनेशन पूछी है इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या? आप जो पैसा लगा रहे हो उससे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, उससे आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। पॉइंट इज कि आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हो किस उम्मीद में कि फ्यूचर में आपको इससे प्रॉफिट होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। घर में आप सिंपली गोल्ड खरीद रहे हो सिर्फ इसलिए कि कल को जरूरत के टाइम पे बेचूंगा, मुझे फायदा होगा, ठीक है। अगर आप उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की फॉर्म में खरीद रहे हो तो दैट इज अगेन इन्वेस्टमेंट। अब ये मत कहना कि घर में जो है मम्मी की ज्वेलरी खरीदी वो इन्वेस्टमेंट है, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो पहनने के लिए, शॉप के लिए खरीदी हुई है। राइट, इन्वेस्टमेंट मेनली हम कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि जब हम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चा करते हैं तो अगेन रिलेशन किसका आ रहा है? रिलेशन आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। पहले एक्सपेंडिचर होगा उसको, और उस एक्सपेंडिचर को हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? इस उम्मीद में कि इससे हमें कल को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब भी प्रॉफिट की उम्मीद में, प्रॉफिट के लिए जब हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगेन कंजम्पशन वाला कर्व यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। कंज्यूम कर रहे हैं हम कोई चीज, खरीद तो रहे हैं ना, और खरीदना किससे? एग्रीगेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर। डिमांड को कंजम्पशन कहते हैं और कंजम्पशन को यहाँ इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट के लिए, उसको फिर लाइक अगर हम बिजनेस का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो जो पैसा हम कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में लगा रहे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बिजनेस से कल को हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए लगा रहे हैं उस पैसे को, ठीक है। तब वहां पे हम उसको इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे इनकम मूव करेगी वैसे ही, जैसे कंजम्पशन मूव कर रहा था ऐसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी मूव करेगी। तो इसका रिलेशन अगेन डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर पे।
जैसे एक जगह और हमने मल्टीप्लायर कैलकुलेट किया था बैंकिंग के केस में कि बैंक कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही थी कि बैंक डिपॉजिट वाले पैसे को लेते हैं फिर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं और अपने लिए भी रखते हैं और अपने डिपॉजिट करते हैं। फाइन। वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, कंपनीज इन्वेस्ट करेगी और कंपनी वैसे ग्रो करेगी जितना हम कंज्यूम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी यहाँ से इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझो कि कोई भी एक्सपेंडिचर किसी भी फ्यूचर प्रॉफिट के लिए किया गया है तो उस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, गोल्ड खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। घर वाला नहीं, घर की ज्वेलरी उसमें नहीं आती, भाई बिजनेस में लगा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, सब एग्जाम्पल है इसको। क्लियर हो गया? डन। जैसे बैंकिंग की डेफिनेशन क्या थी, बैंक कमर्शियल बैंक कब बनते हैं, जब वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक आरबीआई बैंक भी है, वो भी बैंक है लेकिन कमर्शियल नहीं। समझ में आ गया? बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कमर्शियल नहीं है। वो कमर्शियल तब बनते हैं जब वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सेम मैनर में कोई भी खर्चा जब प्रॉफिट की उम्मीद में किया जा रहा है तब कोई इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। खुद जैसे हमने ज्वेलरी का एग्जाम्पल लिया, क्लियर कर लो इस चीज को। जैसे ज्वेलरी, मैंने अपने लिए ज्वेलरी खरीदी, वो मेरा कंजम्पशन है, कंजम्पशन है, खत्म। मैंने कर लिया, ले लिया, यूज कर लिया, अपने पास अपनी अलमीरा में रख लिया। अब वो कहीं भी जाके इकोनॉमी में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो तो मेरे अलमीरा में लॉक हो गया, लॉकर में लॉक हो गया। फाइन। यही लेकिन अगर मैं उसके लिए खरीदता एक इन्वेस्टमेंट, एक साल बाद, एक साल के लिए खरीद लेता हूँ, बिस्किट खरीद लेता हूँ या जो भी है, और एक साल बाद इसको सेल कर दूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि तब तक तो गोल्ड का प्राइस हो चुका होगा। तो ये मैं प्रॉफिट की उम्मीद में करूँ, और जैसे ही प्रॉफिट होता हुआ मुझे नजर आएगा वो सेल कर दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे इसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह की आपको यहाँ पे मिलेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो क्लियर हो गया? डन। और इनकम के साथ भी रिएक्ट करेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। इसीलिए इसको फंक्शन बोला गया है। तो इन्वेस्टमेंट भी इनकम के साथ कोरिलेट करेगी। चलिए, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हमारे दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी हमारे पास होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मीनिंग क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने कहा यूज किया था ये वर्ड, एग्रीगेट डिमांड, जब हमने वो निकाला था, ग्राफ बनाया था, वहां पे यूज किया। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, जो होनी होनी है। ऑटोनॉमस से ही समझ में आ रहा है, जैसे कंजम्पशन की वर्ड कर, होना ही होना है, ऐसे ही से होना ही होना है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो करनी ही करनी है बिना इस उम्मीद में इनकम होगी या नहीं होगी। अब गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना है तो बनाना है, उससे जब वो बन जाएगा 3 साल 4 साल, उसके बाद उससे इनकम जनरेट होगी नहीं होगी। ये हाईवे बना दिया, टोल आना शुरू होगा नहीं होगा, तो बात की बात है। पता चला हमने तो टोल बना के तैयार किया, हाईवे फ्लाईओवर बना के तैयार किया, पता चला किसान भाई साहब आगे बैठ गए 1-1.5 साल के लिए, अब गवर्नमेंट बैठी आराम से, क्या करें, गवर्नमेंट को इनकम तो नहीं हो रही उससे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट, जो भी एक्सवाइजेड सिचुएशन है, लेकिन खर्चा तो हो गया ऑटोनॉमस। अब इनकम जीरो है तब भी अगर उस फ्लाईओवर को, उस रोड को बनाने के लिए, उस हाईवे को बनाने के लिए गवर्नमेंट के 50,000 करोड़ खर्च हुए हैं, तो वो तो हो चुके। जीरो इनकम है तब भी हो चुके। अब वहां से टोल आना शुरू भी हो गया, गवर्नमेंट के लिए इनकम होनी शुरू भी हो गई, तो भी ऐसा तो है नहीं कि दूसरा फ्लाईओवर उसके साथ साथ बनाने भी बढ़ना है। वहां तो जो इन्वेस्टमेंट होनी थी हो चुकी। अब वहां से 500 करोड़ आने शुरू हो जाए तो भी वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, डन। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, चाहे इनकम आपकी जीरो है, चाहे आपकी 100 करोड़ है, चाहे 200 करोड़ है, चाहे आपकी 50 करोड़ है,
इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स रहेगी। ये इनकम शो कर रहा है या इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया। अब इसको कौन करेगा, कौन करेगा ऐसे 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 जो बहादुरी वाले काम है वो कौन करेंगे, गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई प्राइवेट प्लेयर तो नहीं कर सकता। हाँ बेटा अच्छा अच्छा वो पहले ठीक है। तो ऐसे खर्च कर सकता है, ऐसे खर्चे सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। मीनिंग क्या है, वो खर्चे जो प्रॉफिट की उम्मीद में नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ हो रहे हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ने वहां पे रोड बनाया है तो टोल टैक्स की उम्मीद में तो किया है, लेकिन टोल टैक्स जब आएगा तो इनकम के साथ ये वेरी नहीं कर रहे हैं, खर्चा प्रॉफिट के लिए है। हॉस्पिटल बनाया है तो गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू होगा, एक कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें उससे अगर इनकम होनी शुरू भी हो जाएगी तो भी इस इन्वेस्टमेंट में कोई वेरिएशन नहीं है, जितना लगना था लग चुका है। समझ में आ गया। पर ऐसे बहादुरी वाले काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो मेनली ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए होती है। कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया तो एक नंबर में 2 नंबर में, इसलिए आपको उतना बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरफ आ जाओ। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे इधर हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं और इधर हम इनकम दिखा रहे हैं। इनकम इज वाई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, आपने इन्वेस्टमेंट की, जैसे जैसे अर्निंग होनी शुरू हो जाती है वैसे वैसे आप उस पैसे को वापस उसी में इंड्यूस करते रहते हो, फिर आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है, फिर आप उस पैसे को उसी में लगा देते हो, फिर आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। राइट, तो होता क्या है कि यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की और वो फिर बढ़ता ही चला जाएगा। पहले आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो इतनी इनकम हुई, फिर क्योंकि इनकम ज्यादा हुई है, इनकम यहाँ से इतनी बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी आपने यहाँ तक बढ़ाई। समझ में आ गया। तो ये क्या नजर आ रहा है, इससे क्या नजर आ रहा है, ये है बड़ी बड़ी कंपनी शुरुआत करी, प्रॉफिट हुआ, उसी में लगा दिया पैसा, थोड़ा बढ़ गया बिजनेस, फिर और प्रॉफिट हुआ, फिर उसमें लगा दिया, बिजनेस और बढ़ गया, फिर और प्रॉफिट हुआ, उसी में लगा दिया, फिर और बढ़ा हुआ। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड इनकम होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोली जाती है। ये किस लिए हो रही है, बेसिकली फॉर प्रॉफिट मोटिव। क्लियर हो गया। ओनली कौन कर रहे हैं इसको, इसको सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है। मैं छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, मुझे जो अर्निंग हो रही है मैं इसी के डेवलपमेंट में लगा रहा हूँ, बिजनेस मेरा बढ़ता चला जाएगा, इसलिए तो जब इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस के साथ किया जाता है और वो पैसा जो भी अर्निंग हो रही है उसी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड बोलते हैं। बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है उसी में लग गया, प्रॉफिट आ रहा है उसी में इन्वेस्ट हो गया दोबारा से, तो बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको क्या बोला जा रहा है। और जहां पे एक बार लगा था, लग गया, अब इनकम चाहे 500 करोड़ हो जाए चाहे 0 भी सेम ही है, सेम लेवल। ठीक है, तो वो कौन सा वाला था, वो ऑटोनोमस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपसे कुछ बोला गया है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, किन किन बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये तो फिक्स है, इतना तो जिगरा किसी और के पास है नहीं, गवर्नमेंट के पास है, कर लेती है। हम तो इसकी बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमी तो इसके साथ मूव कर कहीं ना कहीं डिमांड प्रॉफिट कैलकुलेशन में ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है, किस रेट से डेवलपमेंट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पे मेनली फोकस करेंगे। डन। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो किस बेसिस पे की जा रही है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं दैट इज कि पहले सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो हम खरीदने जा रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं,
फाइन। तो सबसे पहले तो जो हम खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या है। 10 लाख की मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, 50 लाख लगाने जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, 50 करोड़ लगाने जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, कितना लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर लगाने जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी है कि जाके वहां पे उसमें रख देंगे ड्रॉर में। लगाने का मतलब क्या है, उससे मशीनरी खरीदी जाएंगी, उससे लैंड खरीदी जाएगी, फैक्ट्री बनाई जाएगी, काम शुरू किया जाएगी। तो दैट इज कि जो हम लगाने जा रहे हैं उसकी उसका प्राइस क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट, उससे यील्ड कितना जनरेट होगा। सेकेंड पॉइंट इज यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कितना कमा के देगी। सपोज हम मशीन की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए लगा के हम मशीन ला रहे हैं, ठीक है, खरीद ली हमने मशीन, तो खरीदने का प्लान कर रहे हैं, खरीदी नहीं होगी भाई, प्लान कर रहे हैं, भावनाओं को समझिए। आप खरीदेंगे तो बाद में ना, पूरी प्लानिंग करने के बाद। नेक्स्ट इज यील्ड। उस देखिए हम इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये पहले कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमें कमा के कितना देनी चाहिए, एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कितना प्रोडक्शन करेगी, कितना प्रॉफिट हमें इससे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पे इसकी एफिशिएंसी की क्रिएट की जाती है, मार्जिनल एफिशिएंसी, इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितने की पड़ी हमें और कितना वो काम करेंगे, कितना वो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम ये वाली मशीन खरीदें। एक मशीन है 10,000 की आ रही है और 1,000 यूनिट डेली बेसिस पर प्रोड्यूस करेगी, तो सोचो महीने के अंदर 30,000 यूनिट बना देंगे भाई। दूसरी मशीन है आ तो 8,000 की रही है, लेकिन उससे जो प्रोडक्शन होगा वो सपोज 80 यूनिट का होगा, तो वो यूनिट हमारे लिए कंपैरेटिवली सस्ती तो आ रही है, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट भी कम यूनिट होगा, राइट। तो आगे हमारे पास इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि बदले में हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 10,000 के हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन वो 10,000 कहां से आए, 10,000 कहां से आए, लोन ली, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ कंपनी मैं तो पैसा नहीं लगा रहा, शेयर से मंगाया, लोन लिया या किसी भी तरह से अपने बाहर का पैसा मंगाया। तो सपोज अगर वो 10,000 रुपए मैंने लोन पे लिया है, तो उसका तो कुछ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, 10 तो जाएगा ही, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा। तो अगर हम 10% का सपोज ये निकाल लेते हैं, हम अगर एक तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं 10%, तो अगर 10,000 रुपए की हमने मशीन ली है, हम यहाँ पे कर रहे हैं 10,000 रुपए की हमने मशीन ली है, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1,000 तो उसका इंटरेस्ट भी बचता है, तो इसका मतलब हो गया कि 11,000 हमें लौटाने पड़ेंगे, 11,000 लौटाने पड़ेंगे, और सिर्फ 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो नहीं तो जितने सालों तक आप लोन दोगे उतने सालों तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि 11,000 लौटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो मशीन खरीद रहे हैं वहां यील्ड पे ये ध्यान देंगे, प्रॉफिट पे ये ध्यान देंगे कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट हमें दे रही है या नहीं दे रही है मशीन खरीद के टाइम। समझ में आ गया। तो हम किसको कंपेयर करेंगे बाद में, मार्जिनल एफिशिएंसी को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे। जहां हमारी एफिशिएंसी ज्यादा नजर आएगी उस वाली इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे। ए ऑप्शन था मशीन का, बी ऑप्शन था मशीन का, ठीक है। तो जहां से हमारा ये पैसा रिकवर होता होगा उस पैसे उस मशीन को खरीदेंगे, वो हमारे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं कि अगर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी इज मोर देन आरओआई, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी और आरओआई दोनों इक्वल है, तो हमारा डिपेंड करता है कि हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, 10% तो हमें चाहिए ही। हम इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें चाहिए 10% का रिटर्न, लेकिन एफिशिएंसी इतनी है कि हमें 12% का मिल रहा है, तो हमारे लिए तो फायदा, इसी इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे, इसी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हमारी एफिशिएंसी कम है,
लेस देन लेस देन आ जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम खरीदेंगे भी नहीं, खरीदेंगे लॉस करवाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि प्रॉफिट बढ़े, जिससे कि बिजनेस बढ़े। तो अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है और एफिशिएंसी कम है उस मशीन की, तो उस मशीन को क्यों खरीदूंगा? कौन सी वाली खरीदा जाएगा? जहां पे एफिशिएंसी ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तभी जाके हमारा ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ नजर आएगा। ठीक है, इसकी तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, इसने तो कर दिया, अब होगा तो देखा जाएगा। भाई मेन कैलकुलेशन जो है डन जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो वर्ड और यूज किए जा रहे हैं, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। आपके पास, सबके पास बुक है, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, इसकी बुक की देखो। डन। एक्स एंटे का मीनिंग होता है प्लान, प्लानिंग, और पोस्ट का मतलब, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। अब वो सेविंग के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के साथ भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एंटे का मतलब है, जैसे एक्स एंटे सेविंग्स, तो ये प्लान सेविंग्स की बात कर रहे हैं। प्लान सेविंग्स मतलब हमने सोचा था कि 100 रुपए हमारी इनकम होगी तो 10 रुपए सेव कर, ठीक है। इस बार हमने सोचा था इस बार हम 15 रुपए सेव करेंगे, पता चला बीमार पड़ गया कोई और 15 रुपए बाहर से अकाउंट में से निकालने पड़ गए। समझ में आ गया? तो प्लान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स पोस्ट इज एक्चुअल। एक्चुअली कितना हो रहा है? अगर तुम्हारी प्लान एक्चुअल के बराबर जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम के लिए तो हम काम कर रहे हैं। चैप्टर इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ा जाता है कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कब आता है? जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाती है, जब सेविंग जीरो के बराबर हो जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्लानिंग एक्चुअल के बराबर हो गई। हमने सोचा था 15 रुपए सेव करेंगे, अब सेव करे हुए पैसे कहाँ जाएंगे? कहीं तो इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन किस तरह दिखाया जा रहा है? सेविंग का इन्वेस्टमेंट के साथ, जो सेव किया हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। डन? क्लियर? तो एक्स एंटी एक्स पोस्ट क्लियर है। ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लान इन्वेस्टमेंट। आपने सोचा है इस बार सोने की जो ब्रिक है वो खरीद के रहूंगा, हाँ इस बार मैं ये कंपनी स्टार्ट करके रहूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? दैट इज एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली आपने कितना इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और इससे ज्यादा इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। डन? चलो इसको नोट करो। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।